बिलासपुर हाईकोर्ट में संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में आज अहम सुनवाई। 11 संसदीय सचिव पर आएगा फैसला। स्टार्टअप कार्यक्रम में रमन सिंह ने बढ़ाया युवा उद्यमियों का हौसला। स्टार्टअप को बताया बीज, युवाओं को रिस्क लेने की दी नसीहत। सीएम रमन सिंह ने 36 उद्यमियों को किया सम्मानित। राज्य के विकास के लिए दिए थे बेस्ट आइडिया। स्वास्थ्य, शिक्षा और मार्केटिंग में दिखाएंगे हुनर। बलरामपुर के कांग्रेस विधायक की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक सुनीता सिंह की 2012 में हुई थी शादी। दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी। कुख्यात माओवादी श्यामला ने किया सरेंडर। विलास को पुलिस ने घर से दबोचा। श्यामला पर 5 जबकि विलास पर 1 लाख का था इनाम। बीजापुर में पुलिस माओवादी मुठभेड़ में जिला बल का जवान घायल। मोदकपाल थाना क्षेत्र के कंदुलनार की घटना। राजनांदगांव पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 50,000 नकली नोट के साथ 6 गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में जुटी। नमस्कार, सुप्रभात। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव। बिलासपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। संसदीय सचिव मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में आज अंतिम सुनवाई होने वाली है। 1 अगस्त को संसदीय सचिवों के मंत्री के रूप में कार्य करने पर रोक लगाई गई थी। 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को आज लेकर एक बड़ा फैसला आने वाला है। तो वहीं बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस माओवादी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी ढेर हुआ है। घटना स्थल से एक AK-47 बरामद की गई है। राइफल बरामद की गई है। भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री भी जब्त की गई है। तो वहीं फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है, जहां पर एक वर्दीधारी नक्सली ढेर हुआ है। बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी ढेर हुआ है। घटनास्थल से एक AK-47 राइफल बरामद की गई है। भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई। तो वहीं फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। बीजापुर के मोदकपाल थाना इलाके के कंदुलनार में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस घटना में जिला पुलिस बल का एक जवान जख्मी हुआ। जवान के हाथ में गोली लगी है। दंतेवाड़ा में कुख्यात माओवादी श्यामला ने सरेंडर कर दिया है। श्यामला पर 5 लाख का इनाम था। ये दरभा डिवीजन के कांगेर वैली में सक्रिय था। श्यामला 2008 में माओवादी संगठन में शामिल हुआ था और शुरू में वो चेतना नाट्य मंच की सदस्य रही। 2013 में टहकवाड़ा की घटना में 16 पुलिस के जवान शहीद हुए थे और इस हमले में श्यामला शामिल थी। तो वहीं पुलिस ने बारसूर इलाके से माओवादी कमांडर विलास को गिरफ्तार किया। विलास पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। स्टार्टअप छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सीएम रमन सिंह ने कहा कि स्टार्टअप बीज की तरह है जो बाद में आकर आकार लेगी। कभी स्टार्टअप योजना का मजाक विपक्ष उड़ाता था, लेकिन आज स्टार्टअप योजना के तहत न सिर्फ कई लोगों को रोजगार मिला बल्कि कई लोगों ने अपना रोजगार खड़ा किया। सीएम ने बताया कि आज नौकरी को छोड़ने वाले युवा दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। सरकार ने स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ की राशि रिजर्व की है। सीएम रमन सिंह ने सूबे के 36 युवा उद्यमियों को सम्मानित किया और इसके अलावा 36 इंक इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में 3400 से ज्यादा युवाओं ने राज्य में नई जानकारी दी। 36 को सरकार ने बेस्ट आइडिया करार दिया और उद्यमियों को सम्मानित किया गया और इन लोगों की योजना पर गूगल $20,000 की राशि खर्च करेगी। ये लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में अपना हुनर दिखाएंगे। 36 इंक ये इनक्यूबेटर्स के लिए प्रयास हम लोगों ने शुरू किया था और आज मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में करीब 36 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, जिन्हें नए उनके आइडियाज़ के लिए और नए इनोवेशन के लिए $20,000 की राशि आज गूगल के साथ मिलके पार्टनरशिप में किया गया और करीब 3,500 आइडियाज़ को भी जो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं उन्हें भी
$3000 की राशि मिलेगी। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक नया आइडिया के लिए, इनोवेशन के लिए और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक रूफ के अंदर वो सारी फैसिलिटी, ताकि जो R&D वो करना चाहते हैं, अपने काम में ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, वो फैसिलिटी भी छत्तीसगढ़ सरकार उनको डेवलप हुई। 30,000 स्क्वायर फीट की जगह में वो फैसिलिटी जो अलग अलग वो उनको हायर करना पड़ता था, एक स्थान में उन सबको उपलब्ध होगा। चाहे हेल्थ के सेक्टर का काम हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में काम हो, या मार्केटिंग को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हम कैसे मार्केट डेवलप कर सकते हैं। होटल से पूरे जितने होटल हैं, होटल के साथ जितने बिजनेस हैं, उनके लिए भी एक एप्लीकेशन अलग अलग बनाने का भी काम चल रहा है। स्टार्टअप छत्तीसगढ़ के तहत सभी जिले से आए युवा उद्यमियों ने अपने आइडियाज शेयर किए। सरकार ने 36 आइडियाज को बेस्ट करार दिया और ये सभी एक से बढ़कर एक हैं। और सीधे ले चलते हैं आपको चाइना, जहां पर आज ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि जिस तरह से डोकलाम विवाद के चलते लंबे समय से अवरोध उत्पन्न हुआ था, उसके चलते आज सभी की निगाहें इस ब्रिक्स सम्मेलन में टिकी हुई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और साथ ही आप देख सकते हैं कि फ्रांसवा ओलांद भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो चीन से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ है और पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो 9वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं और साथ ही यहां पर कई देशों के राष्ट्रपति भी पहुंचे हुए हैं। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को शामिल न करने पर सीएम ने बचाव किया। रमन सिंह का कहना था कि कई राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। सीएम का कहना था कि आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ को शामिल किया जा सकता है। को स्थान नहीं मिला छत्तीसगढ़ में, एक मंत्री हैं, शायद आगे अवसर मिलेगा। बहुत सारे राज्यों को स्थान नहीं मिला छत्तीसगढ़ में, एक मंत्री हैं, शायद आगे अवसर मिलेगा। बलरामपुर के कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह की बेटी की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। विधायक की बेटी ने शनिवार को ही कर्मा पर्व पर उपवास रखा था। सुनीता सिंह ने आत्महत्या क्यों की, अभी पता नहीं चल पाया है। परिजनों के मुताबिक साल 2012 में ही सुनीता का विवाह देवीगंज में हुआ था और शादी से वो काफी खुश भी थी। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सामान्य सा था और बड़े अच्छे त्योहार भी मनाई, खाए पिए सब लोग कहते हैं। उसका पारिवारिक कहीं कोई विवाद भी नहीं है। इकलौती बहू है घर का, इकलौता बेटा है, वो दोनों सर्विस कर रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर कांकेर पहुंचे राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने चौपाल लगाई। चौपाल में आए आदिवासियों ने रामविचार नेताम से शिकायत करते हुए कहा कि बंग समुदाय को घुसपैठिया बताया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। बंग समुदाय के लोग सालों से हमारे साथ रहते हैं और वो हमारे ही समाज का एक अंग हैं। उनको अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जो भी बंग समुदाय के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो हमारे आज देश के क्यों ऐसा नागरिक नहीं होते। बंगाली समाज हो, बंग बंधु हो, आज हमारे ही अंग हैं, हमारे बीच के हैं। उनको हम अलग नजरिए से नहीं हमें देखना चाहिए। और जो इस तरह से देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और ये इसे पूरे समाज जो है इसे कभी माफ नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि इसे कोई रियलाइज भी नहीं करते। गरीबों के लिए बात करें ना, उनके लिए योजना, उनके लिए आवाज उठाएं कि इनके लिए ये काम नहीं हुआ, इनका आवाज नहीं बना, उसके लिए हम लोग ध्यान देंगे। कि जो सोच लेकर के जो काम करने वाले हैं उनका बहुत संकुचित उनका क्षेत्र होता है।
छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने हैरान कर देने वाली रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में ग्लोबल वार्मिंग ने खतरनाक असर दिखाना शुरू कर दिया है। 100 सालों के मौसम को रिसर्च में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मानसून में बदलाव इसकी एक बड़ी वजह है। इस रिसर्च को जाने माने एग्रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शास्त्री ने किया है। शास्त्री के मुताबिक औसत कम बारिश और गर्मी में तेज धूप और पृथ्वी के गर्म होने की वजह से शास्त्री का कहना है कि पहले मानसून के समय अमूमन 90 से 100 दिन तक बारिश होती थी, जो अब सिमट कर 50 से 60 दिन रह गया है। यही वजह है कि कुछ इलाकों में अति बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है। महासमुंद, रायपुर, भाटापारा, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कांकेर, सरगुजा में औसत से कम बारिश हो रही, तो वहीं मौसम के बदलते मिजाज को बता रहा है और शास्त्री का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाना जरूरी है। उसी कारण से 7 दिन जो मानसून का अवधि घट गया। उसके अलावा जो वर्षा का दिन कम हो गए। पहले 60 दिन होता था, अभी 50-51 दिन वर्षा होने लगा। दूसरा बात है कि 15-20 साल पहले सावन भादर मानसून के सीजन में झरी लगता था, लगातार 2-4 दिन वर्षा होता था। अभी ऐसा स्थिति नहीं आ रहा। धड़ एक जगह गिर गया, 1 घंटा के लिए गिर गया, बंद हो गया। वो भी खंड रूप में हो रहा है। एक जगह गिर रहा, एक ही शहर में एक कोने में गिर रहा है, दूसरा कोने में नहीं गिर रहा। इस स्थिति हो गई। इसमें एक परत में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण से उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट कारण से जो सोलर एनर्जी जो आ रहा है पृथ्वी पे, वो वापस जा नहीं पा रहा। नहीं, उसमें क्या था कि जो भी सिस्टम बनते थे अपने बे ऑफ बंगाल से बनते थे और वो छत्तीसगढ़ होके ही क्रॉस करते थे, तो उसके कारण छत्तीसगढ़ को हमेशा पानी मिलता था। तो इस बार वैसे कोई बड़ा सिस्टम आया नहीं है अभी तक के मानसून में, कोई ऐसा बड़ा डिप्रेशन बनना नहीं है, तो उसके कारण जो छत्तीसगढ़ में उतने बारिश नहीं हो पाई। और खासतौर से सेंट्रल में तो सेंटर से होते हुए कोई गुजरा नहीं है, मतलब सेंट्रल के ऊपर से नॉर्थ से जो भी आया सिस्टम वो काफ़ी हल्का फुल्का था, उसका असर पूरे प्रदेश में होने नहीं पड़ा। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं मदुरई, जहां पर नदियों को बचाने के लिए रैली फॉर रिवर्स का आयोजन किया गया है। देश में नदियों को बचाने का संदेश देने के लिए सदगुरु जग्गी वासुदेव ने रैली फॉर रिवर्स अभियान की शुरुआत की है। ईशा फाउंडेशन के प्रयास से 3 सितंबर से शुरू हुई रैली 16 राज्यों से होते हुए कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक जाएगी और इस अभियान के तहत सदगुरु ने 30 नदियों को बचाने का संदेश देंगे। सदगुरु के इस नेक काम के लिए खेल, राजनीति, बॉलीवुड समेत कई जानी मानी हस्तियों का समर्थन मिल रहा है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 21 बड़े कार्यक्रम होंगे, जिनमें अलग अलग प्रदेशों के 13 मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इस अभियान के साथ साथ पर्यावरण विशेषज्ञ और कानून के जानकार दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, जिसमें नदियों को बचाने के तौर तरीकों पर नीति तैयार की जाएगी। कोयम्बटूर के वीओसी ग्राउंड से शुरू हुई इस रैली को पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर ने हरी झंडी दिखाई और साथ ही केंद्रीय मंत्री समेत क्रिकेट के खिलाड़ी और तमिलनाडु सरकार के कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस पूरे अभियान में ईटीवी नेटवर्क मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। அந்த புத்தகம் அப்படியான ஒரு அருமை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு பாரதத்தை அவர்கள் மிக சிறப்பாக எழுதிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இன்றைக்கு நமது நிலைக்கு வந்ததற்கு பெருமையாக அவரையும் வரவேற்று அன்போடு பாராட்டி, அடுத்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மிக அற்புதமாக பேசினார்கள். அவங்க நல்ல தமிழ்ல பேச ஆரம்பித்தோடனே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது, ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. ஏன்னா அவர்கள் முதல்ல பேசுவதற்கு தயங்குவார்கள். அப்புறம் ஒரு தமிழ் நிகழ்ச்சியில பார்த்தேன், சரளமா இருந்தது. நமக்கு போட்டி வந்துட்டு இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியா இருந்தது. அதே போல ஐயா பாஸ்போர்ட் அதிகாரி விரும்புகிற மணீஸ்வரராஜா அவர்கள் மிக அழகான செய்திகள் எல்லாம் நமக்கு ரத்த நாளங்களைங்கிற விஷயத்தை சொன்னாரு. அவருக்கு என்னுடைய அன்பு பாராட்டி சொல்லி வந்திருக்கிற அத்தனை பேரையும் வணங்கி, ஒரு 8 வயது குழந்தை பேசி பாருங்க. அது பேச வந்தோடனே என்ன அதாவது, நான் நதியை பார்த்தது இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். இதை காட்டி நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க சொல்லுவாங்க. வேற யாராவது புத்தகத்தை பார்த்ததுன்னு சொன்னா பரவாயில்ல, ஏன்னா யாரும் படிக்கிறது இல்லை தயாரா. நதியை பார்த்ததுன்னு சொன்னா யாருடைய பிழை இது? நதியின் பிழை என்று நறுங்குழலின்மை
இது கம்பராமாயணம். எனக்கு ராமன் பட்டம் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே எதற்கு என்ன செய்யறான், உடனடியாக நான் எல்லாரும் வீழ்த்துவேங்க. அப்ப ராமன் வீழ்த்துட்டாரு. रुक करेंगे कुछ और खबरों का। रविवार को सीएम हाउस में महाआरती का आयोजन किया गया। सीएम का पूरा परिवार ने इस महाआरती में हिस्सा लिया। इसके अलावा भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोग बप्पा की भक्ति में रमे हुए दिखाई दिए। उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे। परिवार सहित उन्होंने आरती में भाग लिया और साथ ही पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी भगवान गणपति के उत्सव को बड़ी आस्था के साथ मनाते हैं। उत्सव के पहले दिन को धूमधाम से मनाते हुए सिनेमा जगत के कई लोगों को आमंत्रित किया गया था। नोट की छपाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पकड़े गए गिरोह के 6 सदस्यों से पुलिस ने 50,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो अब तक 1 लाख के नकली नोट बाजार में चला चुके हैं। ये फोटोकॉपी करते थे। एक बार न्यूज में देखा था जब नोटबंदी हुआ था, तो उस समय कि मतलब कहीं पर ऐसा फोटोकॉपी करके चलाया हुआ है, तो उस आधार पे ये सब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने भी करके देखा। 100 के ये नकली नोट थे और वहाँ से फिर पुलिस को जब रिपोर्ट हुआ तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और उसमें एक के बाद एक करके कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मुख्य आरोपी है राजेंद्र टंडन नाम का व्यक्ति है, जो तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र का रहने वाला है। वो कलर प्रिंटिंग करके कलर फोटोकॉपी करके वो नोट प्रिंट करने का काम कर रहा था। कुछ दिनों पहले उसने एक न्यूज़ में देखा था कि नकली नोट प्रिंट करके फोटोकॉपी करके चलाए गए हैं किसी दूसरे प्रदेश की न्यूज़ में, और उसी के बेसिस पे इसने अपना काम शुरू किया और कलर एक फोटोकॉपी प्रिंटर खरीद करके 100 के नोट जो थोड़े पुराने नोट थे उन नोटों को लेकर के उनकी फ़ोटोकॉपी करके इसने ट्राई करना शुरू किया। शुरू में नोट की प्रिंटिंग अच्छी नहीं थी, तो ये कई दिनों तक 1.5-2 महीने तक इसने जैसा बताया है 1.5-2 महीने तक उसने ट्राई किया कि उस काम में परफेक्शन लाए, और जब नोट की प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ठीक लगी और उसकी कटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई, तब इसने उसको मार्केट में लाने का काम शुरू किया। राजनांदगांव में एमपी से शराब की तस्करी की जा रही है। लगातार गातापार पुलिस ने बालाघाट से आ रही शराब की खेप को पकड़ा। 2 लग्जरी गाड़ियों में शराब को लाया जा रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक भागने में सफल रहा। पुलिस आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। शराबबंदी लागू ही है। शराब जो नई नीति आई है उसके तहत जो सरकारी दुकानों के द्वारा यहाँ पर शराब की बिक्री की जा रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ पर अपना अवैध शराब खपाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला राजनांदगांव पुलिस इसमें अलर्ट है और इसी दिशा में कल कार्रवाई करते हुए गातापार पुलिस के द्वारा लगभग जो 35 पेटी शराब 2 गाड़ियों में थी, जो स्कॉर्पियो और एक दूसरी कार में, साथ में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। निश्चित रूप से पहले जो आरोपी शराब लेकर आ रहे थे, पुलिस के द्वारा उसमें उनको रोकने का प्रयास किया गया। वो रुके नहीं, उल्टा पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किए। हो सकती तो उसमें पुलिस की मृत्यु भी हो जाती, जिस पर से अलग से अपराध दर्ज किया गया है। बाद में पुलिस के द्वारा फिर से बहादुरीपूर्वक जाकर दौड़ाकर गाड़ियों को पकड़ा गया और शराब की जब्त की गई और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। दुर्ग में 1 महीने में दूसरा बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। जामुल इलाके से 6 माह के एक बच्चे को एक महिला अपने साथ ले गई। राना के खटाल के पास रहने वाली पूजा यादव के घर एक महिला आई। ये थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलती रही, फिर घुमाने के बहाने बच्चे को लेकर गायब हो गई। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने क्राइम ब्रांच की 8 टीमों को बच्चा चोरी के मामले में लगा दिया है। कोरिया जिले के चिरमिरी पुलिस ने 34 नग कफ सिरप और 720 नग नशीली टेबलेट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नशीली दवाइयों की कीमत 6,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से नशीली दवाइयों का युवा वर्ग सेवन कर रहे हैं और इसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा कोरिया पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला को जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र में नशीली दवाओं पर
कार्रवाई करने के लिए चिरमिरी पुलिस को निर्देशित किया। पुलिस के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिस पर पुलिस ने एक आरोपी को नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार कर लिया। खुरिया जिले में लगातार अवैध नशीले पदार्थ की बिक्री किए जाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल शर्मा के निर्देशन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक युवक के घर में जब छापा मारकर जांच पड़ताल की तो काफी संख्या में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की गईं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राकेश कुमार सिन्हा के घर पर दबिश देकर जब घर की तलाशी ली तो एक बैग में छिपाकर रखी नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। बैग में अलग अलग कंपनियों के प्रतिबंधित कप सिरप और टैबलेट बरामद हुए। ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिखित प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी के विरुद्ध धारा 21 BNDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कवर्धा में लोहारा पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी का नाम राजकुमार सेन है, जबकि 2 आरोपी नाबालिग हैं। बच्चे राजकुमार सेन के बेटे हैं। तीनों ने तिरंगा को जलाते हुए वीडियो बनाया था और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो को देखने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत की। इस शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। 2-3 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था जो 39 सेकंड का है। उस वीडियो को हमने देखा तो इसमें पता चला कि एक व्यक्ति और 2 नाबालिग बच्चे राष्ट्रध्वज तिरंगा को सरेआम जला रहे थे और इस वीडियो की हमने पड़ताल की, तब जाकर के पता चला कि हमारे कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के ग्राम जमुनिया के ये व्यक्ति हैं और उसके 2 नाबालिग बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्रध्वज तिरंगा को जलाया। और इसकी पुख्ता जानकारी मिलने के बाद हमने तत्काल हमारे संगठन ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सहसपुर लोहारा थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई और हमने संगठन के माध्यम से मांग की है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने राष्ट्रध्वज का अपमान किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला बनना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस ने भी हमारे FIR दर्ज कराने के बाद तत्काल इन लोगों की गिरफ्तारी की है और इनको जेल भेज दिया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। बीते सोमवार को भर्ती महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को रायपुर रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं की गई। महिला मैनपाट इलाके की रहने वाली थी। महिला के परिजनों ने इसकी सूचना सीतापुर विधायक अमरजीत सिंह को दी और मदद मांगी। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार महिला की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि 7 दिन में केवल 2 बार डॉक्टर मरीज को देखने पहुंचे थे। नाराज विधायक ने धरना देने की बात कही है। तबीयत खराब है। क्या हुआ था? कब से भर्ती? सोमवार से। क्या इलाज हो रहा है? क्या 2 दिन आए डॉक्टर साहब देखने, एडमिट किए हैं, पर फिर नहीं आए। ठीक हो जाएगी कोई आज तक नहीं। शाम को आए थे, थोड़ा देख के रेफर करवा दे रहा हूँ, कोई फिर नहीं आए अभी तक। पूरा सरगुजा जिले में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंता का विषय हो गया है। जहाँ 108 फोन करने से 1 घंटे के अंदर लोगों को उपलब्ध हो जाती थी। ये जो मरीज हैं गिरजा, श्रीमती गिरजा करके मैनपाट की एक महिला है, जिसको पिछले सोमवार को यहाँ पर एडमिट किए हैं। ब्रेन हेमरेज का केस है, यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनको बिना ट्रीटमेंट का यहाँ पर रख दिए हैं। कौन देख रहा है? कौन देखते रहेगा? एक प्रक्रिया है, 108 में बात कराई गई। 108 से मैं खुद कल 1 घंटे खड़े रह करके 108 में बात किया। अगर 108 वाले रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बीमारी है? बीमारी बताइए। ट्रीटमेंट हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन की नस का फटना और ब्रेन की नस में बड़ा खून का थक्का जमा हो जाना, जो कि हमेशा से सीरियस कंडीशन है। न्यूरोसर्जन को दिखाने की जरूरत है। जब से ये जांच आई है तब से उनको इस बीमारी स्थिति के बारे में बता दिया गया है और रेफरल के बारे में बता दिया गया है और दे दिया गया है। खोरिया के चिरमिरी में बिजली पानी की मांग को लेकर डोमनहिल इलाके के लोगों ने नारेबाजी और हंगामा किया। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम ने लोगों को समझाया और वहां भीड़ को हटाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से न तो इलाके में पानी की सप्लाई हो रही है और न ही बिजली नहीं मिल रहा है। बिजली नहीं है,
बच्चे लोगों को बहुत परेशानी है, हम लोग को भी परेशानी हो रहा है, खाना पीना बनाने में दिक्कत है, अंधेरा है, जानवर का डर है। इनके द्वारा मुख्यतः दो ही मांग है। एक तो ट्रांसफार्मर इनके मोहल्ले में जो रखा हुआ था वो खराब हो चुका है, पिछले 7 दिन से करके बता रहे हैं। उसके साथ ही साथ निस्तारी की पानी की बहुत ज़्यादा अभाव है। तो दोनों समस्या के समाधान के लिए मैं SCCL के